सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी राजनीति यानी देश की राजनीति, देश की राजनीति यानी चुनावी राजनीति, दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। क्योंकि यहाँ पर देश की राजनीति में केवल चुनावी राजनीति नजर आ रही है। रणनीति जब चुनाव की होती है तो यहाँ पर सारी पार्टियां सक्रिय हो जाती हैं। चुनाव चीज ही ऐसी है और चुनाव के माध्यम से सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने के लिए सभी दल एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। काश हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी रणनीति जनता के मुद्दों के लिए बनती, पर यहाँ पर जनता के मुद्दों की सुध किसको है? यहाँ पर सुध है केवल और केवल एक जरूरत की, और वो जरूरत है केंद्र की कुर्सी तक पहुंचने की। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, चर्चाएं कर रही है, टिफिन चर्चा कर रही है, चाय चर्चा कर रही है, अलग अलग वर्गों से संवाद कर रही है। प्रेस वार्ता के माध्यम से लगातार दौर चला अपने 9 साल के कार्यकाल को जनता के बीच पहुंचाने का, और कार्यकाल पहुंचाया गया और समाज के हर वर्ग से बात करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। चाहे वो कारखाने में मौजूद मजदूर हो, श्रमिक हो, रेहड़ी वाले हो, शिक्षाविद हो, कलाकार हो, या जो भी हो, सबसे यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास बीजेपी द्वारा लगातार किया जा रहा है। और बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए भी लगातार कवायद चल रही है। कारण 24 के चुनाव को जीतना, कारण सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर तीसरी बार पहुंचना। हैट्रिक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार विजय पटाखा जो रहेगी वो तीसरी बार फहरेगी और 80 सीट हम जीत कर आएंगे। और अगर बीजेपी यहाँ पर 80 सीट जीत कर आती है तो यहाँ पर INDIA के नाम से जो गठबंधन बना है इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, और सुपड़ा साफ होगा यहाँ पर कांग्रेस का भी, सपा का भी, अगर बीजेपी यहाँ पर 80 सीट जीत कर आती है। खैर, 80 सीट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि चुनाव होंगे, चुनाव के बाद परिणाम आएंगे, तब स्पष्ट हो पाएगा कि सीटें आप जीते हैं कि नहीं जीते हैं। खैर, इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं, खबर विश्व सूत्र पर ही काम करते हो, हमारे सूत्र बताते हैं कि शायद 15 अगस्त से यात्रा शुरू हो सकती है, और यात्रा गुजरात के पोरबंदर शुरू होगी, और ये यात्रा लंबी जाएगी। लंबी इसलिए जाएगी क्योंकि अगर हम बात करें तो इससे पहले भी तमाम तरह की यात्राएं की गई हैं और यात्राओं ने इतिहास बदला है। ये यात्राओं की बात पहली बार नहीं है, बल्कि ये यात्रा कुछ अलग होगी। अगर पुरानी यात्रा की बात करें तो लगभग 136 दिन की यात्रा थी और 35-70 किलोमीटर राहुल गांधी ने यात्रा की थी, और कन्याकुमारी शुरू होकर यात्रा कश्मीर के लाल चौक पर खत्म हुई थी। अगर जो यात्रा 15 अगस्त के प्रस्तावित मानी जा रही है तो जानकारी मुताबिक गुजरात के पोरबंदर शुरू होगी, और इसका समापन जो है वो रहेगा नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। और ये भी कहा जा रहा है इस दौरान करीब 25 दिन उत्तर प्रदेश में भी बिताए जाएंगे, क्योंकि अगर भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज की बात करें तो केवल महज 3 जिले ही वहां टच किए गए थे, गाजियाबाद, बागपत और शामली, और इसके बाद यात्रा सीधे चली गई थी आपकी कश्मीर की तरफ। खैर, यात्रा है, पर यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने अपनी छवि में बहुत कुछ सुधार किया था, और लोग बोल रहे थे कि उनकी हाफ टी शर्ट में यात्रा, सर्दी में यात्रा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही थी। बड़े बड़े लोग जुड़ रहे थे, सबकी फोटो और वीडियो वायरल हो रहे थे और स्पष्ट कर रहे थे कि हमारे देश में अब भी जब कोई यात्रा निकाली जाती है, लोग सड़क पर उतरते हैं, तो जनता भी उनको समर्थन देती है, पब्लिक भी समर्थन देती है, समाज के विशिष्ट वर्ग के लोग भी उनको समर्थन देते हैं। खैर, भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, यहाँ पर अब दूसरी फेज की यात्रा की बात कही जा रही है। अब यात्रा उत्तर प्रदेश भी होकर जाएगी, जिस उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पार्टी फिलहाल बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। भैया गंभीरता से लेती तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव से मात्र 10 महीने पहले प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ नहीं आती, और 40% महिलाओं को टिकट नहीं देती, और जैसे ही चुनाव के परिणाम आते हैं 2 सीटों कांग्रेस को मिलती हैं, वैसे ही प्रियंका गांधी का आना उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। पहले भी बहुत कम आते थे बड़े बड़े नाम कांग्रेस पार्टी के, और राहुल गांधी का आना भी बंद। यानी तो चुनाव था तो तमाम मुख्यमंत्री भी यहाँ आते थे कांग्रेस शासित राज्यों के, वो बताते थे कि क्या कुछ बेहतर किया हमने कांग्रेस के राज्यों में जहां पर हमारी सरकार है। श्वेत पत्र भी जारी किए गए, और जैसे ही परिणाम आए तो सारे श्वेत पत्र पर भी पब्लिक के आशाओं के साथ बह गए। पब्लिक की आशा मैंने से बोलता हूँ कि विपक्ष से भी पब्लिक आशा करती है, क्योंकि पब्लिक ने जनता
का जनाधार भी उनको दिया है। अगर सत्ता पक्ष दिया है तो विपक्ष भी दिया है, और विपक्ष की यह भूमिका निभानी चाहिए। अगर कोई पार्टी निभाती नहीं है तो पब्लिक उसको जनाधार नहीं देती है। 2022 के चुनाव में हम देख चुके हैं, और निकाय चुनाव में जिस तरह से बाखबर दिया गया एक प्रकार से, वो स्पष्ट करती है कि आने वाले समय में कांग्रेस को अपनी जमीन मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जानकारी के मुताबिक आगामी 9 अगस्त से सुनने में आया है कि समाजवादी पार्टी भी यात्रा निकालने जा रही है, साइकिल यात्रा। भाई साइकिल यात्रा अखिलेश यादव पहले भी निकाले हैं, और चमत्कार भी किए थे और बदलाव भी किए थे, हमने देखा है। अभी बदलाव साइकिल यात्रा कितना करेगी, कितना लोग जुड़ेंगे, जनता का दिल जीतेगी कि नहीं जीतेगी, ये तमाम प्रश्न हमारे सामने, और यही हमारी चर्चा का विषय है। क्योंकि यहाँ पर बूथ की राजनीति भी है, संगठन की मजबूती भी है, रणनीति भी है, यात्राओं का जोर है, और यहाँ पर भारत जोड़ो यात्राओं से एक कोलाहल की स्थिति बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं अखिलेश यादव भी अब साइकिल के माध्यम से, अपने चुनाव चिन्ह के माध्यम से जनता के बीच उस जनाधार को पाने के प्रयास कर रहे हैं, जो कभी समाजवादी पार्टी की भूमिका होता था, आधार होता था, 4 बार सरकार बनाने में काम आया था। मैं पूरी चर्चा विषय हमारे साथ मेहमान जो चुके हैं रूबरू करा दूं, क्योंकि आज का जो मुद्दा है बड़ा महत्वपूर्ण है। और मेहमान जो चुके रूबरू करा दूं आप सभी को। भारतीय जनता पार्टी से देशबंधु दीक्षित अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सभा के रूप में रविंद्र प्रताप सिंह का भी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में प्रखर श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, कांग्रेस की फॉरवर्ड प्रवक्ता सुरा मिश्रा अपनी बात रखेंगी, गजेंद्र त्रिपाठी भाई राजनीति विशेषज्ञ के रूप में अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार रूप में जनाब आबिद साबरी अपनी समीक्षा से पूर्ण राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल देशबंधु दीक्षित। देशबंधु भाई, दूसरा फेज आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, तैयार हो जाइए आप, क्योंकि आप तो बोलते रहे कि बैंड बाजा की टोली है, दूल्हा कौन है, बाराती कौन है, आप लगातार कटाक्ष करते रहते थे। खैर, कटाक्ष तो हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है और नई बात नहीं है अगर कोई कटाक्ष कर रहा है। पर यहाँ पर सुनने में आ रहा दूसरी यात्रा निकलने जा रही है, और यह भी सुनने आ रहा है कि दूसरी यात्रा में तमाम बड़े नेता, विपक्ष के नेता भी शामिल हो रहे हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि चौधरी जयंत सिंह भी शामिल होंगे, और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, और यह भी जानकारी मिली कि आम आदमी पार्टी भी शामिल हो सकती है। तो अगर यहाँ यात्रा निकाली जा रही है, पहले 136 दिन की यात्रा थी, उधर फिर बड़ी यात्रा पोरबंदर शुरू होकर अगरतला में समाप्त होगी, और लगभग उत्तर प्रदेश के 27 महत्वपूर्ण सीटों पर दौरा भी रहेगा। खासतौर से पश्चिम की बात करें, संभल, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर जो क्षेत्र है वहां पर भी यात्रा जाएगी, और आपके विजय अभियान को रोकने का पूरा प्रयास करती नजर आएगी। कैसे देखते, चुनौती बनेगी आपके लिए भारत जोड़ो यात्रा और समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा। देशबंधु दीक्षित, जवाब आपको लेना है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार होता है कि वो यात्रा कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं जी। और आपको बता दूं गौरव जी, यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। पहला चरण समाप्त हुआ जी, उसके क्या परिणाम आए ये आपने अभी देखा। 1 वर्ष पहले ही चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए 2022 में जी, इसमें आपने अभी चर्चा की, तो पश्चिम के क्षेत्र में कोई खासा प्रभाव पड़ा नहीं। अच्छा। और उसके बाद आपको भी बता दें जी, कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने सारे असफल प्रयोग कर लिए हैं। अच्छा। आपने देखा होगा, जो ध्रुव विरोध, एक दूसरे के ध्रुव विरोधी थे, यानी एक फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। अच्छा। बुआ का भी तालमेल आपने देखा, और 2 राजकुमार। अब ये ध्रुव विरोध की बात तो मत करिए। साइकिल पंचर, ऐसे तो आपको ओम राजभर भी आप पानी पी के कोसते थे पार्टी में, आपके आ गए। तो ध्रुव विरोध की बात मत करिए। ये नीति की बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। एनसीपी भी जुड़ चुकी है, आपके अजीत पवार आपके साथ आ चुके हैं, तो ये नई बात है। बताइए हम नीति वहां बताइए, जहाँ नीति आपने फॉलो की। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो सम्मत होना चाहता है, जिसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीतियां, नीतियां देश के विकास के साथ जुड़े हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। यहाँ 2 विपरीत परिस्थितियों की तुलना करना गलत होता है। देखिए, आपने जो बोला यात्रा का, और आपने 2 यात्राओं की चर्चा की, एक श्रीमान राहुल गांधी की भारत जोड़ो का जो आपने कहा द्वितीय चरण, और साइकिल की भी। और रही बात, आपने अभी INDIA देखा, तो नाम के पहले ही जो इसके सूत्रधार थे बिहार के श्रीमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वही नाराज होकर चले गए PC छोड़कर। अच्छा। तो जब अभी नाम रखने में है, तो आपने देखा कि ये संयुक्त कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ उतारना चाहते हैं। अब आप बताइए, जब 543 में सीटों का बंटवारा होगा तो ये कैसे बांटेंगे? अच्छा। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इन्हें सीट कांग्रेस को देना नहीं चाहती हैं। अच्छा। वहां वाम मोर्चा कहता मैं प्रमुखता से लड़ा हूं, तो लड़ेगा। बिहार में कैसे बंटवारा होगा, तेलंगाना में कैसे होगा,
तो आप देखिए ऐसा है, ये एक हताशा निराशा का गठबंधन है। और जब जब चुनावी बेल आती है, जब से 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर संभाली, तब से आपने देखा विपक्षी गठबंधन सामूहिक एकता के नाम पे 2 बार 2014 में भी लड़ा और 2019 में तो आपने देखा बहुत सारे दल लड़े, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? 2014 से 2019 में हम उससे ज्यादा सीट जीत कर। अच्छा। तो इस यात्रा से हाँ एक सकारात्मक बदलाव हुआ कि राहुल गांधी अपनी महलों को छोड़कर धरातल पे उतरे और उनको मालूम हुआ कि भारतवर्ष है कैसा। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली सोने का चम्मच लेने वालों को उन्हें मालूम नहीं था कि भारत एक विविधता का देश है, यहाँ विभिन्न लोक संस्कृतियों का देश है। और उस हिसाब से उनको यात्रा करके ये समझ में आया कि भारत की वो जड़ों से देशबंधु भाई, एक सवाल जरूर आपसे रहेगा। बहुत अच्छी आपने विविधताओं से बड़ा देश है और तमाम चीजें आपने यहाँ बताई। राहुल गांधी की यात्रा को यहाँ पे आपने चर्चा की। कांग्रेस की बात आप यहाँ पर कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नाम, राजीव गांधी की बात करें चाहे इंदिरा गांधी की बात करें, दोनों ने देश के लिए जान दी। यह आप भूल जाएंगे क्या? अगर आप किसी को सोने की चम्मच की बात कर रहे हैं तो तमाम बड़े नाम ऐसे हैं। परिवारवाद हमारे देश में पूरी तरह से लागू हो चुका है। अगर आप नाम बोले तो मैं आपको नाम बताना शुरू कर दूंगा, उनके पुत्रों के नाम बताना शुरू कर दूंगा, उनका जो पद है वो पद भी गिनाना शुरू कर दूंगा। तो परिवारवाद पर यहाँ पर कोई अछूता नहीं है, कोई अछूता नहीं है। यहाँ पर बहुत गिने चुने नाम ऐसे हैं जो परिवारवाद को नहीं बढ़ा रहे हैं, बाकी सभी जगह परिवारवाद लागू है। पर आपने यहाँ पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात की। अगर यात्रा से आपको तकलीफ नहीं है, अगर आप नहीं सोचते आपकी चुनौती है, तो फिर इस पर कटाक्ष करने का आवश्यकता क्या है? आप अपनी तैयारी करिए, इनको अपनी तैयारी करने दीजिए। लोकतंत्र इनको रियायत देता है इस काम को करने की। गौरव भाई देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जी। देखिए, परिवारवाद की परिभाषित ही करना मैं चाहता हूं। देखिए, आप भी एक एंकर हैं जी, लेकिन आपके बाद आपका पुत्र क्या पत्रकारिता से नहीं प्रारंभ, वो ऐसा माहौल बन जाता है। अच्छा। मैं एक इंजीनियर हूं, घर में वैसा वातावरण दे, लेकिन अब कह दें कि प्राइम टीवी के इसी चैनल में वही शो करेगा, ये परिवारवाद है। अच्छा। आपको मैं बताना चाहता हूं, यानी अब आप जानते हैं कोई नेता का लड़का हो, वो जाके किसी विभाग में जाके सचिव बन जाता है, तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? वो योग्यता रखता था क्या? नहीं, देखिए, योग्यता रख के अगर आदमी प्रमाणित करके आए, और कोई जरूरी नहीं कि इस कुर्सी पे नहीं गौरव भाई, आप मेरी बात को नहीं समझे। मैं समझ गया। मैंने आपसे कहा ना, आपका बेटा पत्रकारिता जगत में आपसे ऊंचा न मुकाम हासिल करे, ये तो जरूरी है, लेकिन प्राइम टीवी के इसी स्टूडियो में इसी टेबल पर बैठ के अगर वो एंकरिंग का काम करे, यह सर्वदा सत्य नहीं हो सकता। अच्छा। दूसरा परिप्रेक्ष्य आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी में आप बता दीजिए 20 साल बाद कौन अध्यक्ष होगा? मैं बता दूं भाई, कांग्रेस राहुल गांधी के बेटे का बेटा होगा, अगर होगा तो। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं है। अच्छा। वहां कोई भी कार्यकर्ता आप देखे होंगे जमीन से जुड़ के। अच्छा। अब ये तो विरोधाभास रहा कि इस समय जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, और आपने देखा होगा जब तब भी आपने कमान देखी कि भले बाहर का अध्यक्ष रहा हो, लेकिन सत्ता का नेतृत्व तो हमेशा कांग्रेस की पार्टी के एक में, ये परिवारवाद है। और इसका भारतीय जनता पार्टी फुलजोर विरोध करती है। और मैं यह कहता हूं, देखिए, यात्रा करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, करे, चाहे सपा की समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा हो, चाहे वो, उससे हमें कोई इतराज नहीं, ये इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन इससे अगर जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान है तो वो सकारात्मक पक्ष होगा, और अदरवाइज केवल ये एक छद्म अगर प्रसिद्धि के लिए है तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पर यात्रा में हम पुनः यहाँ पर यात्रा यशस्वी लोकमंच, बहुत अच्छी बात कही देशबंधु भाई, पर हमें तो पता ना, यात्रा यहाँ पर जनता के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए होती है। कोई भी यात्रा कर ले, आप अपनी ये कोई यात्रा बता दीजिए जो जनता के लिए की हो आपने। सब स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए है। यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई आदमी यहाँ पर यात्रा जनता के लिए कर रहा है। मैंने अपनी डिबेट की शुरुआत में भी कहा कि गठबंधन भी हुआ तो यहाँ पर स्वार्थ के लिए हुआ है। INDIA बना है, स्वार्थ के लिए बना है। और चूंकि यहाँ पर आप गठबंधन पर कटाक्ष कर रहे थे, मैं आपको एक बात जरूर याद दिलाना चाहूँगा कि जब मनमोहन सरकार 10 साल कार्यकाल अपना पूरा कर रही थी, तब आप भी मजबूत विपक्ष की भूमिका पर निभाते हुए एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, जब आपको 2014 में जीत हासिल हुई थी। वो अलग बात है कि आपको प्रचंड बहुमत मिला था और बीजेपी ने एक ऐसा इतिहास रचा था जो कि आदमी उम्मीद नहीं कर रहा था। अच्छी चर्चा वैसा है, आपकी मेहनत वहाँ पर रंग लाई थी। पर अगर कोई गठबंधन होता है तो गठबंधन का केवल और केवल एक उद्देश्य होता है, अपने आप को सत्ता में लाना। जनता की बात बाद में होती रहेगी। ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ पर सुधा मिश्रा जुड़ी हुई है। सुधा जी, भारत जोड़ो यात्रा आप करने जा रही हैं, सुनने में आया है दोबारा, और उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में जाएगी।
हालांकि पिछली पहली बार में उत्तर प्रदेश को टच नहीं किए थे। ये चुनाव के समय ही उत्तर प्रदेश की याद क्यों आ जाती है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर आ नहीं सकती हूँ, ये समस्या क्या है भाई? केवल चुनाव के समय क्यों आते हैं याद? और चुनाव के समय उत्तर प्रदेश क्यों याद आता है? क्या उत्तर प्रदेश बहुत छोटा सूबा है क्या? मुझे समझ में नहीं आता। या कांग्रेस पार्टी बहुत छोटे राज्य के रूप में उसको समझती है? केंद्र की सत्ता की जो है निश्चितता उत्तर प्रदेश से क्लियर होती है। पार्टियां मेहनत करती है उत्तर प्रदेश में। अभी हमने निकाय चुनाव भी देखा है, पूरा पूरा बाकओवर दे दिए, कोई बड़ा नेता नहीं आया। कर्नाटक चुनाव में बिजी थे। तो या फिर आपके पास नेता नहीं है, या फिर उत्तर प्रदेश को आप उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितनी गंभीरता से लेना चाहिए। कि चुनाव के समय तो तमाम बड़े बड़े मंत्री आ रहे थे, नाम आ रहे थे, तमाम बड़े बड़े नाम थे जो लगातार चर्चाएं कर रहे थे, प्रेस वार्ता कर रहे थे, श्वेत पत्र जारी कर रहे थे। गोबर से कंडे कैसे बनेंगे, कंडे कैसे बिकेंगे, ये भी हमने देखा है तमाम प्रेस वार्ताओं के माध्यम से। मैं स्वयं जाता था। पर इस तरह हमने ये देख रहे हैं कि केवल चुनाव के समय, और भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर दूसरे फेज की बात चल रही है, कहाँ तक ये सक्सेस होने वाली है? क्योंकि जमीन तैयार करना बड़ा कठिन काम है, और यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में अपने पुराना जनाधार को पाने के लिए। सुना में सर जवाब आपको देना है। जी। और आपने उस बीच में जिस लकीर की हम बात कर रहे थे कि हम कन्याकुमारी से शुरू करेंगे और कश्मीर तक जाएंगे, जी। सीधी रेखा की बात थी, सीधे गए। जी। उसमें उत्तर प्रदेश को नहीं छुआ, उत्तर प्रदेश में 3 दिन रहे, 3 जिलों को छुआ, ऐसी कोई चर्चा न थी, ऐसी कोई बात थी। लेकिन क्योंकि भाजपा के लोगों को कुछ न कुछ तो चाहिए, तो वो चीजों को घुमा फिरा के इस तरह से बातें करते हैं। अभी हमारे देशबंधु भाई बहुत घुमाते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी बात, जनाधार और आपका जो आधार है जी, लोकतंत्र में आपका जनाधार जन है, और आपको जमीन से जुड़ के करना है। राहुल गांधी जी जब राजीव गांधी जी के घर में आए होंगे तो वे पूछ के नहीं आए थे, पुत्र के रूप में आए। उन्होंने उसके बाद जनता के चुनने के बाद सांसद बने थे। अच्छा। जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि चम्मच सोने का लेके पैदा कोई हुआ है, और ये अमित शाह का बेटा बिना किसी चयन प्रक्रिया के, बिना क्रिकेट खेले किसी पद पे आसीन हो जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। नहीं, मैं बोलूंगी, जब ऐसी बातें की जाती हैं बैठ के यहाँ पे, तटस्थ होकर बात नहीं की जाएगी। हम करें तो सब कुछ अच्छा, दूसरा करे तो हम क्वेश्चन करेंगे। अरे भाई, ऐसी बातों को आपसे उन्होंने कहा कि पत्रकार का बेटा पत्रकार बिल्कुल बन सकता है, उसका अधिकार है, घर में माहौल देख रहा है जी। तो नेता का बेटा नेता बन सकता है, उसका अधिकार है। लेकिन अगर जनता चुन रही है तो उसको परिवारवाद से नहीं मिला है। इस बात को बार बार कहने की जरूरत है कि राहुल गांधी जी को सांसदी किसी ने दी नहीं थी। अच्छा। जनता ने दी थी। अच्छा। तो ये लोग ये प्रश्न उठाना बंद करें। अच्छा। हमारे प्रश्न का उत्तर दिया करें। वो अगर राजीव गांधी जी के पुत्र हैं तो उनका सौभाग्य है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के बलिदानियों पे ऐसे प्रश्न खड़े किए जाते हैं। और आज देश के लिए और दुर्भाग्य की बात है कि देश में जिस मुद्दे पे हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी बोले, उस पे नहीं बोल रहे हैं। वो बोलेंगे किसमें? इंडिया नाम पे। क्योंकि हमने नाम इंडिया रखा है। तो हमारे प्रधानमंत्री, मैं आ रही हूँ उस बात पे, राहुल जी से जोड़ रही हूँ। क्योंकि सारा जो मलाल, जो दर्द है ना, राहुल गांधी जी की वजह से इनको हो रहा है। अच्छा। डर गए हैं। एक ऐड आता था कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अच्छा अच्छा। ऐसा कि अपने ही देश के बारे में आप आतंकवादियों के नाम से कर दो, जिनने गुलाम बना रखा था उनके नाम से जोड़ दो। ये हताशा, ये डर है। और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में इसी हताशा को, इंडिया मेक इन इंडिया भी हम बोलते हैं, तो वहां पर तमाम तरह की तुलना तो गलत है भाई, इसमें तो मैं भी तुलना गलत है। लेकिन बता रही हूँ, राहुल जी ने जिस तरह से एक बिना किसी पे आरोप लगाए व्यक्तिगत प्रहार किए। आप जानते हैं आदरणीय मोदी जी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, अगर लोग चाहें तो उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रहार कर सकते हैं जी। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। अच्छा। हम नहीं कहेंगे उनकी तरह सोनिया जी के लिए ऐसे शब्दों को। अच्छा। जो सुनने में भी कोई स्त्री पसंद नहीं करेगी, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी यात्रा के माध्यम से ये तो साबित कर चुके हैं कि जो लांछन लगा के आप उस व्यक्ति शहीद पिता के बेटे पे रोज लांछन लगाते हैं, वो शहीद का बेटा आज अपने इस देश पे, देश की गलियों में, देश के हर व्यक्ति से मिल रहा है और ये साबित कर रहा है कि जैसे राहुल गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी जनता से जुड़े हुए थे। आप बताइए, जो बच्चों को कांटेदार तारों के इस पार से ऐसे 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 खेल हो रहा है, कभी आपने इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी को, राजीव गांधी को बच्चों को कटीले तारों के बाहर से बात करते हुए देखा है? नहीं। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि हम बच्चों को ऐसे देखते हैं।
कि बच्चे कटल तारीख उस तरफ है और हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरफ से उनको बता रहे हैं ऐसे से खेलना है। अरे कम से कम बच्चों को छूने की सौभाग्य तो देते। आप देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन नहीं। प्रश्न किस पे होगा? जो जनता से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं गौरव जी, देश हर बार, हमारा इंडिया जो कि भारत है, संविधान कहता है, अच्छा, तो हर बार देश जीता है, हर बार देश जीतेगा। अच्छा। और राहुल गांधी जिस बात को साबित करेंगे कि आरोपित करने वाले लोग सत्य नहीं होते, वो सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो सही है, सत्य के साथ है, वो हमेशा अपने विजय की पताका को फहराएगा। ठीक है। और ये जो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, वो आज प्रधानमंत्री जी के बयान से लगता है। एड बहुत देख कर आई हैं उन्होंने अपने देश के बारे में। चलिए, एड बहुत देखा आपने माउंटेन ड्यू का, लगता है। चलिए ठीक है। नहीं, माउंटेन ड्यू ये आज प्रधानमंत्री ने बता दिया। जिस तरह से वो बोल रहे थे ना, इस देश में देश के वासियों को शर्म आ रही है कि देश के 75वें अमृत और महोत्सव काल का क्या क्या कहने वाले। अरे तमाम कार्यक्रम होंगे अभी। नहीं, तो मैं प्रश्न करना शुरू करूंगी गौरव जी ना। अगर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारी तुलना की है, तो देश का दुर्भाग्य है कि हमारे कितने क्रांतिकारियों ने, बलिदानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। सही बात है। बहुत शहादत के बाद ये स्वतंत्रता पाई है, पर उसकी जो चिंता है, उसका जो मूल्य है, वो शायद किसी को नहीं पता। खैर, रविन भाई, भारत जोड़ो यात्रा भी होने वाली है और सुनने में आया है कि आप लोग जो जाएंगे भी, और 9 अगस्त से आपकी साइकिल यात्रा शुरू होने वाली है। पूर्वांचल के तमाम जिलों से होते लखनऊ में आएगी, तमाम विधानसभा सीटों को तय करेगी। और ये यात्रा की शुरुआत बहुत जरूरी है, क्योंकि अब शायद अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि बस से निकल कर रोड पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि जरूरत आने पड़ी है और साइकिल चलानी ही पड़ेगी, कि बिना साइकिल चलाए यहाँ पर परिवर्तन संभव नहीं है। पहले भी साइकिल चलाई थी, वो परिणाम सकारात्मक रहे थे, इसलिए साइकिल की याद आई है, या कोई अलग नीति है समाजवादी पार्टी की और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की? रविन भाई, जवाब आपको देना है। यात्रा के द्वारा ही आए थे जी। तो इस प्रकार की यात्राएं हम कभी भी रोके नहीं हैं। अच्छा। उससे पहले भी हमारी पद यात्राएं लगातार चलती रही है जी। उसके बाद में भी चलती रही हैं। अभी हम लोगों ने लोक जागरण यात्रा का सफर पूरा किया है जी। तो ये जो यात्राएं हमारी होती हैं जी, ये चुनावी इवेंट नहीं होके अच्छा, जनता से जुड़ने के लिए होती है। चुनावी इवेंट क्यों बोल दिया आपने? चुनावी इवेंट कौन करता है भाई? अगर हमारी ये यात्रा चुनावी इवेंट होती हाँ। तो बड़े बड़े मीडिया संस्थान इसको कवर कर रहे होते। अच्छा, शुरू नहीं हुई अभी? नहीं, आप लोगों ने भी कवर किया, ऐसा नहीं है, लेकिन वही लोग जो वाकई राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हैं, अच्छा, तो छोटी छोटी पद यात्राओं को भी कवर करते हैं, और आपने भी किया है जी। अब हम साइकिल यात्रा भी निकालेंगे जी, जो पूरब से शुरू के पश्चिम तक आएगी और लगभग सारे जिलों में चलेगी। जी बिल्कुल। और ये फाइनल बिगुल होगा जी, जो 2024 के लिए हम लोग बजा देंगे। इसमें हम इस साइकिल यात्रा में हम समूचे विपक्ष को भी साथ लेंगे। अच्छा, समूचा विपक्ष इस साइकिल यात्रा में शामिल होगा। अच्छा, साइकिल यात्रा के हर पड़ाव में भी, हर जिले में भी। अच्छा, नई बात बताइए आपने, साइकिल यात्रा विपक्ष भी शामिल होगा? जी जी, अभी जानकारी नहीं थी जी। अभी हमारे देश बंधु भाई जी यात्राओं पे चर्चा करते करते उन्होंने विपक्ष का एकदम से डाइसेक्शन कर डाला। अच्छा, अगर उतना अच्छा डाइसेक्शन अपने पार्टी का करते जी, तो मुझे लगता है कि उनके पास सत्ता आ सकती थी। अच्छा, चली गई क्या? चली गई है। 7 चुनाव पिछले आप देख लीजिए तो बुरी तरीके से हार हुआ है। अभी पूछ रहे हो आपसे जी। हिमाचल से शुरू करके और पश्चिम बंगाल के 55 चुनाव पे खत्म हुई है। इसके बीच में 7 पड़ाव पड़े, 7 चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं जी। सिमट के आके 2 बड़े राज्यों तक सीमित हैं। उसी में 4 छोटे राज्य भी हैं, जिनमें से एक मणिपुर भी है जो जल रहा है। अच्छा, अब आपने जिक्र किया जी श्रीमान राजीव गांधी जी की यात्रा, राहुल गांधी जी की यात्रा का। जी, तो राहुल गांधी जी की यात्रा पश्चिम शुरू होकर पूरब तक जाएगी। अच्छा, इसके पड़ाव में उत्तर प्रदेश, गुजरात जी, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट पड़ेंगे जी। ये लगभग 175 लोकसभा की सीटें हैं जी बिल्कुल। मैंने इसमें से गुजरात निकाल दिया है जी। और जहां से ये साफ होने जा रहे हैं जी, इनको हटाने के लिए 40 सीटें कम करनी है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश, बिहार,
पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट जहां 175 सीट आती हैं, जी, यहाँ से ये 25 सीट भी नहीं पाएंगे। अच्छा, क्या बात तो है। इसी यात्रा के पड़ाव में ये चुनाव से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, बाहर हो जाएंगे। इसीलिए घबराहट तो है इसको आदरणीय इसको मोदी जी इसको में। बीजेपी बाहर यात्रा कर लें क्या? बीजेपी यात्रा क्या निकालेगी जब हर बीजेपी बाहर जिले में करो उन्होंने यात्रा जी। हाँ, ये आपने शब्द दिया बहुत, मैं बीजेपी आपका बाहर बहुत करो ऋणी यात्रा। रहूंगा। मैं आप पे ऋणी रहूंगा, आपने अच्छा, शब्द अच्छा प्रयोग इतने किया है। विश्वास की बजाय बता दीजिए, इतने विश्वास की, इतनी मुस्कुराहट की बजाय बता दीजिए, तय हो गया क्या सीट है? अब मुस्कुराहट की वजह यह है कि इन 7 राज्य इसमें से हैं। मैंने अभी आपको 4 राज्य गिनाया है और 7 राज्य उसमें से जिसमें से मणिपुर में है। तो लगभग हम लोग का संपर्क हर जगह है। जो चीजें निकल के आ रही हैं वो मैंने कहा कि शायद 25 सीट भी पा जाएं। अच्छा, इस 175 में से तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, रविंद्र भाई, यहाँ पे देशबंधु बोल रहे थे कि आपकी आपस में ही नहीं पट रही है। पश्चिम बंगाल में वामपंथी बोल रहा है ममता बनर्जी समर्थन नहीं देंगे, ममता बनर्जी बोल रही है कांग्रेस समर्थन नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में भी यही जो है सिर्फ फुटबॉल होने वाला है, कोई समर्थन किसको देगा। तो यहाँ पर हमारी पार्टी पंजाब में समर्थन देगी कि नहीं देगी, और दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी समर्थन देगी कि नहीं देगी, तमाम तरह की विषय वस्तु यहाँ पर बिंदु है जो चर्चा जरूरी है। तो सिर्फ बोल रहा है सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, और बीजेपी को बोल रहा है कि बाहर करेंगे केंद्र से। कैसे करेंगे बाहर भाई? देशबंधु भाई बोले थे। खाली देशबंधु भाई नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, इसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी है। अच्छा, ये चिंता इसलिए है कि उनके अपने पार्टी में कुछ भी बचा नहीं हुआ है। अच्छा, उन्होंने एक 38 पार्टियों का समूह बुलाया, उनको बैठने की भी जगह नहीं दिया। अच्छा, और बताया कि गठबंधन की हम सभा कर रहे हैं। स्पाई लगाए थे क्या वहां पर? स्पाई लगाई थी क्या आपने वहां पर? जानकारी कर ली, बैठने को भी नहीं दिया आपने वहां पर? हाँ, जानकारी तो करनी पड़ती है, ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, अच्छा, किसी को भी बैठने की जगह नहीं दी गई थी। अच्छा, सब खड़े थे। कम से कम जो फोटो भी निकल के आई होंगी वो भी आप लोग देख लीजिए। उस 38 पार्टी में से एक भी व्यक्ति, जिसमें से स्वयं प्रधानमंत्री भी शामिल अगर बैठे रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नहीं, हमारी फोटो देख रही है, ओम प्रकाश राजभर की फोटो भी हमको नजर आई थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिला रहा है, ओम प्रकाश राजभर, सुबसपा प्रमुख। तो फोटो पुरानी थी क्या वो तो पुरानी मित्रता है उनकी भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, उनकी अभी हाल की फोटो भी उन्होंने वायरल की थी कि प्रधानमंत्री जब बैठक में गए थे, 18 जुलाई की वो बैठक में गए थे, तो वहां पर बाकायदा हाथ मिलाते हुए और बड़े मुस्कुराहट के साथ वहां पर मुलाकात हो रही थी। आप बोल रहे हैं कि उनको बैठने नहीं दिया गया, तो अगर बैठने नहीं दिया गया तो इतनी मुस्कुराहट की वजह क्या रही? अब तो ओम प्रकाश जी तो सबसे बेचारे पीछे खड़े होने की जगह भी नहीं पा रहे थे। अच्छा, हाँ, अगर आप वो ग्रुप देख लीजिए 38 आदमियों का। अच्छा, तो सबसे पीछे खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही थी। अच्छा, ऐसा लग रहा था अपने पंजों पे खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाह रहे हो। अच्छा, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, 38 पार्टियों की बैठक बुला रहे हैं तो फोटो तो खिंचवाएंगे ही। चलिए, अगर फोटो नहीं खिंचवाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे कहलाएंगे? चलिए, ठीक है रविंद्र भाई, ठीक है, दोबारा लूंगा। ठीक है, प्रखर श्रीवास्तव, हमारी पार्टी। भाई क्या बात है प्रखर भाई, बड़ा मुस्कुरा रहे थे। हमारी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, मणिपुर हिंसा पे भी लगातार घेर रही है सरकार को। खैर, संघर्ष के लिए आप इस समय जीवंत हैं, मैं तारीफ करूंगा, काबिल तारीफ है कि भले हो कुछ ना हो, भले उत्तर प्रदेश में सीटें आए अथवा ना आए, भले ही विधानसभा भले ही जीते या ना जीते, भले ही गुजरात में सरकार बना ना बन पाए, पर जिस तरह से आपका जो सिस्टम चल रहा है वो यहाँ पर काबिल तारीफ है। पहले दिल्ली में तीसरी बार सरकार, पंजाब में सरकार बेहतर तरीके से रन कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता के बीच विपक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं, जो भूमिका फिलहाल अन्य पार्टी द्वारा बहुत बेहतर तरीके से नहीं निभाई जा रही थी। प्रकाश श्रीवास्तव, कैसे देखते हैं कांग्रेस की यात्रा को और समाजवादी पार्टी की साइकिल की यात्रा को? क्या बदलाव होगा? अभी मैं भारतीय झूठा पार्टी के प्रवक्ता की बेशर्मी की नाम क्यों ले रहे हैं आप लोग भाई? झूठा पार्टी बोल दिया आपने। जो नाम सच है, मैं जब आपने मुझे मौका दिया है, मैंने भारतीय जनता पार्टी तो कभी बोला ही नहीं, भारतीय झूठा पार्टी नाम रखा है, क्योंकि उससे ज्यादा झूठ कोई बोल नहीं सकता। देशबंधु भाई भी बड़े उत्साह में है, नाराज कर दे दिक्कत में आ जाएंगे, बोलने नहीं देंगे फिर आपको। मैं यही कह रहा था गौरव जी, भारतीय झूठा पार्टी के प्रवक्ता की बेशर्मी की प्रकाशता को मैं देख रहा था
वो अपने गिरबान में नहीं झांक के देख रहे हैं और दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं। अच्छा। अगर कोई अगर यात्रा कर रहा है तो उनको उसमें दिक्कत आ रही है, कोई अगर साइकिल यात्रा कर रहा है तो उनको उसमें दिक्कत आ रही है। अपने काम तो उनके पास गिनाने को तो है नहीं। अच्छा। 2014 से लेके 2023 तक अगर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता ही हुआ आ गया। अच्छा। पहले कहाँ अब 14 से 19 तक गिरा होता ना, 19 में सरकार ना आती, 19 में कैसे आ गई भाई? बता तो रहा हूँ 2018 में बना के आ रहा है क्या पब्लिक को? 2018 मुझे कह लेने दीजिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे थोड़ा सा अगर मौका दे देंगे तो। नहीं, आपने कहा ना कि ग्राफ गिर रहा तो 19 में कैसे आ गया? ग्राफ गिर रहा था। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। मैं आप कहेंगे तो आपके सम्मानित पहले फोटो भी दिखा दूंगा। बताइए 2018 में 21 राज्यों में इनकी सरकार थी। अच्छा। आज 2023 आ गया, 15 राज्यों में समेट के रह गए हैं। अच्छा। और 2024 तक आएगा तो इनका टुकड़ा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सामने आ जाएगा। अच्छा। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एनडीए की इन्होंने इंडिया के जैसे जितने हम विपक्षी दल से सब बैठक कर रहे थे, इन्होंने भी एनडीए की बैठक बुलाई, जो आपकी न्यू डीलर ऑफ अडानी है। अच्छा। न्यू डीलर ऑफ अडानी जो है, इन्होंने अच्छा, एनडीए का नाम दे रहे क्या आप? अरे आपको नाम मार्केट में इतना ज्यादा नाम दो ही प्रोडक्ट के तो नाम चल रहे हैं मार्केट में। अच्छा। एक मोदी वॉशिंग पाउडर और एक न्यू डीलर ऑफ अडानी। अच्छा। गौरव जी, आपको नहीं पता ये नाम? यहाँ से सब पता है, आपका ही पता है, उनका ही पता, सबको मैं पता है। आपके सम्मानित चैनल में आपके दर्शकों को बता रहा था। अच्छा। न्यू डीलर ऑफ अडानी की बैठकें हो रही हैं। अच्छा। उसमें इनको बीते 4 सालों में कोई भी दलों की याद नहीं आई, मगर जब देखा विपक्ष एक हो रहा है 1970 में, जैसे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मिलकर इंदिरा गांधी जी की सरकार गिराई गई थी। अच्छा। जब देख रहे हैं कि अरे ये तो हिस्ट्री, एक कहावत है हिस्ट्री रिपीट। तो आज की डेट में आज ये क्लियर है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की गले में एक फांस की तरह एक हड्डी फंस चुकी है और अब ये ना इसको निकल पा रहे नहीं उगल पा रहे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि इनकी बेशर्मी की प्रकाशिता को तो इस तरीके से देखा जाए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। चलिए। अरे बीजेपी के ट्विटर, उनके खुद के ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में लिखा हुआ है वोट फॉर इंडिया। तो वो भारतीय जनता पार्टी तो खुद इंडिया को सपोर्ट करेंगे। चलो ठीक है। आमिर साबरी भाई, कैसे देखते हैं यात्राओं को? क्योंकि यात्राओं से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यात्राओं के समय से मुझे दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी समय अनुसार आ जाती है, समय हो गया है चुनाव का 24 का। अब इसको कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल जो बैठक में शामिल है तो उनको बुरा ना लगे, क्योंकि जो बार बोलता हूँ तथ्य के साथ बोलता हूँ। वो तथ्य सबको पता है कि पहले भी आए चुनाव के समय और चुनाव परिणाम आते ही फिर गायब। भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू की जा रही, सेकंड फेज शुरू हो रहा है। क्या आमिर भाई बदलाव होगा? क्या स्थिति बनेगी? और समाजवादी पार्टी भी साइकिल पर उतर कर अब अपनी चुनावी रणनीति को पूरी तरह से पुख्ता करने की कवायद में जुट गई है। कैसे देखते हैं, क्या चुनौती यहाँ पर बीजेपी के लिए हो सकती है? आमिर साहब। बहुत शुक्रिया गौरव भाई जी कि आपने इस बहस में मुझको हिस्सा बनाया। जी देखिए, आज की बात नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है जी कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव से कुछ समय पूर्व ही जी पहले ही मैदान में आती हैं जी। और तमाम चुनाव आपने देखे। और जहाँ जी। तक विपक्ष की बात है तो हिंदुस्तान में, हमारे देश के अंदर, भारत देश में जी एक बड़ी पार्टी और एक मजबूत सरकारें कांग्रेस की रही हैं, बिल्कुल, जिसके खिलाफ विपक्ष हमेशा लामबंद हुआ जी। और उसने सड़कों पर धरने दिए, प्रदर्शन करे, आंदोलन करे और सरकार को उखाड़ फेंका। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब कांग्रेस एक इकलौती पार्टी थी देश की जिसने अकेले राज किया है जी। लेकिन उसके जब विरोध में, जी। उसके विपक्ष में, जब सारा विपक्ष एक हुआ, 10 दल 15 दल एक जमाना था 77 में, कई दल एक हुए जी। उसके बाद उसको उखाड़ फेंका। ये अलग बात है कि बहुत दिनों ज़्यादा नहीं चल पाए क्योंकि आपसी वही जो खलफिशार तू मैं आपसी विद्वान मतलब सिर पटा हुआ नहीं चल पाई, एक अलग बात है। उसके बाद फिर एक बड़ा विपक्ष 89 में आया, 89 में गौरव जी। 88 में दल बने, सारे दल मिलकर के चुनाव लड़े 89 में और सरकार बनाई, कांग्रेस को धाराशाही किया, कांग्रेस को किनारे किया, सरकार बनी, अच्छी सरकार चली। लेकिन फिर वही बात है कि सर प्रोटोकॉल कि हम तुम्हें नहीं जीने देंगे, हमें कैसे जीने
महीने दोगे, तो ये सब चलता रहा। 89 में फिर ये हुआ कि अडवाणी जी रथ लेकर के चले और उसके बाद फिर सरकार चली गई। फिर 3-4 प्रधानमंत्री कंटिन्यू बदले बारी बारी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ गौरव जी, फिर 91 में नरसिम्हा राव जी निकल के आए और कांग्रेस की सरकार बनी, पूरे 5 साल चली। फिर 5 साल बाद विपक्ष एक हुआ और फिर सरकार बनी बीजेपी के नेतृत्व में। अटल जी हमारे स्वर्गीय अटल जी प्रधानमंत्री बने। अलग बात है कि वो 13 दिन चली, फिर 13 महीने चली, फिर 5 साल चली। तो गौरव जी जब विपक्ष एक हुआ है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, सरकार धाराशायी हुई है। अच्छा, लेकिन अब चूंकि मौजूदा समय में जो सत्ता में है वो भी बहुत सारे दलों के साथ है गौरव। बिल्कुल सही बात है। ये एक बड़ा प्रश्न है और ये बड़ा सोचनीय प्रश्न भी है कि जब सारे दल सत्ता में भी हैं और तमाम दल विपक्ष में भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि टकराव बराबर का होगा। और टकराव वही होता है जहां बराबर का मामला होता है। जहां पर ऊपर नीचे का जेर जबर का मामला होता है वहां टकराव नहीं होता गौरव जी। 20 और 80 का कभी टकराव नहीं हुआ। टकराव जब होगा जब 55 और 45 होंगे या 40 और 60 होंगे, टकराव जब ही होगा। तो जाहिर सी बात है अगर उनके पास 38 दल है तो इन्होंने भी लगभग 26-28 दल कर ही लिए हैं। तो कुल मिलाकर गौरव जी अब कांटे की टक्कर होगी। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता तो आसान नहीं है। जो अगर लोग इस गलतफहमी में है, ये तो वही बात है, बोलना अलग बात है गौरव जी, और जमीनी स्तर पर धरातल पर समझना और करना अलग बात है। दोनों में बड़ा जमीनात्मक फर्क है। लेकिन दावों और सच्चाई में हमेशा फर्क रहा है, वही फर्क मुझे अब भी दिख रहा है। लेकिन ये बात मान लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस गलतफहमी में कि वो 80 तो छोड़ दीजिए कि बहुत प्रचंड बहुमत से हम सेंटर में आ जाएंगे, तो ये इनकी मुगलराज सपनों जैसी बात होगी। बाकी ये सच है कि टक्कर इस बार कांटे की होगी और भाजपा की राह बहुत आसान गौरव जी नहीं लगती, मुझे नहीं दिखती है। बाकी तो भाई गजेंद्र भाई क्या राय आपकी? भाई आपका गौरव भाई समीक्षा क्या बोलते? हम दोनों सबको सुना जी। देखिए राहुल गांधी निश्चित ही तौर पे सफल होंगे। अच्छा, इसको आप जान लीजिए। अच्छा, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक को ले आना है इन लोगों से। किनसे? जो लोग उन्हीं के वोट बैंक पे पार्टी बन के बैठे। अच्छा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तो राहुल गांधी सफल किस चाहे बात में होंगे? मैं जो बात आपसे कह रहा हूं उसको आप बहुत ही अनुभव के साथ आप हैं, जानते हैं कि राजनीति क्या है। जी। उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने कहा कि आप यात्रा लगातार करते रहिए और एक न एक दिन यह आएगा समय कि विपक्ष आपके यात्राओं में शामिल हो जाएगा। क्या बात? उसी दिन वोट का ट्रांसफर होगा कांग्रेस में। जी जी, ठीक है जी। अंदर से भय कांग्रेस को नहीं है, अंदर से भय उनके साथ आने वाले लोगों में है। अच्छा, अभी जो बात हुई ना कि समाजवादी पार्टी के इस यात्रा में विपक्ष शामिल होगा। अच्छा, निश्चित तौर से कांग्रेस भी चाहती है कि हमारे साथ वो भी आए, उनके साथ हम भी आए। और यह जो यहाँ का कालखंड है, उत्तर प्रदेश देखेगा, अच्छा, बिहार देखेगा, राजस्थान देखेगा, दिल्ली पंजाब भी देखेगी इस चीज को कि कांग्रेस एक चेहरा है, राहुल गांधी एक चेहरा है। अच्छा। ये लोग वहीं गौण हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अच्छा। इन लोगों की कोई भी गणना नहीं होगी। और क्यों ऐसा हो रहा है ये मैं आपसे बताता हूं। बता दीजिए। क्योंकि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 1 सीट, लोग अनुमान लगा रहे हैं 2 सीट दे देंगे, 4 सीट दे देंगे। जैसे जैसे वोटों का ट्रांसफर होगा, जनता उनके साथ में जुड़ेगी, संगठन उनका निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में खड़ा हो जाएगा। सुराजी खुश हो गई आपकी बात? 1 साल में खड़ा होगा वो संगठन। सुराजी खुश हो गई आपकी बात? और संगठन जैसे ही खड़ा होगा, जनमानस देखिए, जनमानस क्या देख रहा है? जनमानस ये देख रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ आते नहीं है जी। आते हैं कब? 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। यह दौर जब खत्म होगा, उनका संगठन देखिए, बूथ पर लोग नहीं है उनके पास जी। उनके जो लोग थे वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में चले गए, कहीं न कहीं बीजेपी में चले गए, या जहां जहां उनको सम्मान मिला, मौका मिला, वहां वहां वह गए। जब वो यह देखेंगे कि हमारा नेता यहाँ पर आ रहा है और विपक्ष एक साथ हो रहा है, तो वह पुनः जिंदा होंगे। और जिंदा होंगे उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और कहां मिलेगा वो मैं आपसे बता रहा हूं। क्यों लाभ वहां मिलेगा कि कांग्रेस तब यहां पर आकर के खड़ी होगी और कहेगी मुझे इतने सीट पे लड़ना है। ठीक। जो लोग समझते हैं कि कांग्रेस को 4-5 सीटें दे देंगे लॉलीपॉप, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस कहेगी अब मेरा संगठन खड़ा हो गया। लड़ाई कैसी रहेगी? क्या 24 की लड़ाई कैसी रहेगी? 24 की लड़ाई? अरे मैं क्या कह रहा हूं, कांग्रेस ही लड़ेगी ना। अच्छा,
भारतीय जनता सफलता के पार्टी बाद से आपने कौन राहुल लड़ेगा? गांधी सफल हुए? नहीं, ये किस रूप में सफल हो मैं गए? क्या कह रहा हूं आपसे जी। अभी बहुत अच्छी बात आपने कहा। समीक्षा यही है कि कांग्रेस निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी ठीक। और ठीक से लड़ेगी। चलिए। उसका वजह होगा कि उनके पास यहाँ पर संगठन खड़ा हो गया रहेगा। जो खड़ा होगा चलिए, सीट की भी मांग ठीक है। होगी उनकी, ठीक है। और सीट के मांग के अनुसार ही दुआ यहाँ लेता पर हूं। लड़ाई आगे बढ़ेगी। ठीक है देशबंधु भाई, सबने बोल लिया। कोई बोल रहा है भारत भाजपा हटाओ यात्रा है, प्रखर श्रीवास्तव बोल रहा है आप झूठा पार्टी है, आमिर भाई बोल रहे हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से लड़ाई होगी, गैंदर भाई ने भी कहा राहुल गांधी यहाँ पर पूरी टक्कर देंगे। सबका जवाब आपको देना है, सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, सबको आपने ध्यान सुना। अब समय आपका है, बताइए। 2 मिनट मुझे भी दीजिएगा। 2 मिनट पूरा 5 मिनट आप 5 लोगों का जवाब देना है आपको। देखिए गौरव भाई, जी अभी हमारी कांग्रेस की नेत्री कह रही थी। अच्छा, पहले कांग्रेस पे ही आ गया सीधे आप, हैं? नहीं निश्चित तौर से कांग्रेस से लड़ना है। देखिए बाकी लोग क्या है उनके जी। कहीं नहीं रहेंगे। अरे ऐसा मत कहिए गजेंद्र भाई, कहीं राहुल नहीं भाई बुरा लग रहेंगे जाएगा लोग, नहीं तो। निश्चित तौर से कांग्रेस से लड़ना है। अगर मैं हमें सुन लगता है रहा गजेंद्र भाई ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जी, जी, अगर मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा सा सुनिए। सुनिए सुनाइए। देखिए ऐसा है, ये एक शब्द होता है संस्कृत में स्वांतः सुखाय। अच्छा, स्वांत सुख है। अच्छा। राजनीतिक विरासत में मिली जो सत्ता राहुल गांधी की है, मैं अपनी बहन को बता दूं, या राजनीतिक मजबूरी कहिए, हाँ। या विरासत को संभालने की बहुत जरूरत कहिए, अच्छा जो उनसे राजनीति कर रही है। और अच्छा। स्वांतः सुखाय का अर्थात होता है राजनीति में साहस, धैर्य, निर्भीकता के साथ आदमी जो निर्णय लेता है और अपने सुखों का जो त्याग बोलते रहिए, देता है, जल्दी वो करोड़ों लोगों के निहितार्थ निस्वार्थ भाव से सेवा भाव होता है। अच्छा। वह यह भाव नहीं होता राहुल गांधी। राजनीतिक जब उफान उरोज पे हो हाँ। तो यूरोप की यात्रा में छुट्टी मनाने चले। ले ये और बात आ गई आपने आपकी। जो यात्रा की मैं समझ बात गया, कही, छोड़े चले गए थे। गौरव जी, नहीं ये ये बात सुनिए प्रधानमंत्री सुधा की जी, बात मैंने कर रहे हैं। बोला। हाँ, मैं समझ और गया आपकी यह बात को। नहीं, जब यात्रा जब छोड़ देश चले गए थे को यूरोप में। जरूरत नाम पड़ी, सही। हाँ। और आपको Filling बता the दें blanks केवल सही कर लीजिए। राजनीति टहलने का नाम नहीं। अच्छा। और यूपीए 2 में आपने देखा, हाँ। जब दागी नेताओं पर अध्यादेश माननीय प्रधानमंत्री ने, बहुत सारे प्रधानमंत्री और सबने देश में, और उसको सार्वजनिक रूप से फाड़ देना, जी। तो इसका मतलब यह है जी। कि वह देश के प्रधानमंत्री को और लोकतंत्र पर उनका कतई विश्वास नहीं। अच्छा। और यह जो आपको बता दें, स्वांतः सुखाय की जो बेला है, हाँ। और मजबूरी में टहलने का नाम राजनीति नहीं होती। राजनीति में जनता मजबूरी टहलना है, जनार्दन की मजबूरी सेवा टहलना। के साथ। अच्छा। और ये यात्रा करके, अरे सुनिए, यात्रा करके, और सबसे युवा राजकुमार हाँ। अगर अपनी गंभीरता को साबित कर रहे हैं, तो ये बड़ा मिथ्या है। और हमारे एक महानुभाव थे जो पार्टी अभी 10 वर्ष पहले आई, और कट्टर ईमानदार बेईमान। अच्छा। 40 समझ करोड़ गया, के कट्टर बंगले अभी ईमानदार छूटे बेईमान। नहीं। हाँ, और क्या? और ये- राजनीति में आपको बता देशबंधु भाई, दूं, ये कट्टर ईमानदार बेईमान समझ में नहीं आया कि क्या है? कट्टर ईमानदार बेईमान ये होता है कि आप गौरव भाई जानते हैं, इतना वरिष्ठ मुख्यमंत्री आज तक, ये प्रवक्ता हैं महानुभाव, लेकिन ये एक पेपर दिखा दें, आज वह 2 बार मुख्यमंत्री रहा, आज तक उसने किसी सरकारी पेपर पे हस्ताक्षर नहीं किया। अरे ये कैसी बात? और आपको बता दें, ये कौन सी सबसे बात है? बढ़िया पेन लेकर चलते हैं। हाँ। अरे उसका उदाहरण ही है। अच्छा। कि सब मंत्री जेल में जा रहे हैं, हाँ। और जो आदमी 9 साल पहले अन्ना हजारे की ईमानदारी, कट्टर ईमानदार बेईमान की शपथ लेके आता है और अपने बच्चों की कसमें खाता है, अच्छा। आज आप उनका सिला देख लीजिए कि खिड़की, दरवाजे और टाइल्स ही करोड़ों में है। अच्छा। और वो झाड़ू लेके आया, लेकिन उसने झाड़ू से सबको साफ कर दिया। अच्छा। और इस पार्टी का उदय ही ऐसा हुआ कि लोग, जितने लोग उसके सहयोग में थे, सबको किनारे करता गया। अच्छा। और श्रीमान उनके परम फिर- मित्र उप अच्छा, कई मुख्यमंत्री, लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी और आपको बता दें उप मुख्यमंत्री जी जेल में। अच्छा, उसमें फंसने का ये कारण है कि आज तक उसने कभी, अरे आम आदमी के पार्टी अगर एक पेपर दिखा दे, इनको मालूम ही नहीं होगा, ये अभी नए नए प्रवक्ता हैं, आज तक किसी भी सरकारी दस्तावेज पर उसने दस्तखत नहीं किए। आवाज बढ़ाइए। और आपको बता दूं, अभी हमारे सपा के मान्यवर कह रहे थे, तो अभी 22 में आपने गठबंधन करके देख लिया, हमारी पार्टी को जोड़ा, और जो भी किया सारे जतन कर लिए। और उसके बाद भी जनता जनार्दन ने आपको विपक्ष में बैठने का मौका दे दिया। अभी आप गुजरात, और ये दिन आ रहे थे 173-74 सीट,
अरे आप उत्तर प्रदेश में आधार कहाँ, ये बता दीजिए 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीत ली? लीजिए देवेंद्र भाई जवाब दे लीजिए। और आपको बता दूं कि इसके पहले 2019 का चुनाव हुआ, 14 का चुनाव हुआ और बहुत सारे चुनाव में समाजवादी पार्टी हमारे खिलाफ उतरी और आपने साम दाम दंड भेद सब लगा लिया। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का आशीर्वाद मिला। अच्छा। आप हमेशा चर्चा करते हैं हिमाचल की, कर्नाटक, अरे गुजरात की भी तो चर्चा करिए। 27 साल हो गए लगभग सरकार और वहां इतने बम्पर वोटों से जीते। उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष बाद जीते, उत्तराखंड जीते, मध्य प्रदेश जीते। आप जहां हार की बात होती है वहां इंडिकेटर जाता है। देखिए ये इंडिकेटर ऐसा नहीं होता, इंडिकेटर दोनों साइड जाना चाहिए, इंडिकेटर एक टाइप नहीं होना चाहिए। और आपको बता दूं अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने एक बात कह दी, उसमें अपनी बात और जोड़ लूं कि जो कह रहे ना कि कांग्रेस जो है इनको सबको विलय करा लेगी। आप बताइए जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आएगी तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? और हमारी कांग्रेस की नेत्री कह सकती हैं क्या राहुल गांधी वायनाड छोड़ के आएंगे रायबरेली लड़ने? कभी नहीं ले आ सकते। अरे जब लड़की हूं लड़ सकती हूँ। कर्नाटका की जीत का श्रेय तो श्रीमान राहुल गांधी लेते। वही मैंने बोला ना, स्वांतः सुखाय की बेला को त्यागना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन उत्तर प्रदेश की हार का ठिकाना नहीं लेंगे, ना इनकी महासचिव ना इनके महान लेंगे। चलिए ठीक है, वही आपको बता दूं यह सीट का बंटवारा कैसे करेंगे? या समाजवादी से करेंगे, आपसे पूछ के करेंगे, रालोद से करेंगे या आपसे करेंगे? ठीक है, दिल्ली में कौन सी सीटें लड़ेगा? चलिए ठीक है, वो आपसे पूछ के बंटवारा करेंगे। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे बंटवारा कैसे करना है। गौरव भाई पूछ लीजिएगा इनसे, आप देखिएगा ये विपक्षी पार्टियां कांग्रेस में विलय हो जाएंगी। और आपको बता दे, चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी जिस नुकसान आपके चुनौती बनेगी नहीं बनेगी? आज उसी के पीछे जा रही है कि हमको सीट दे। अरे ठीक है, विलय हो जाएगी, चलो मान लेता हूँ। चुनौती बनेगी नहीं बनेगी आपके लिए बड़ी? मैं हम लोग के लिए कोई चुनौती नहीं गौरव भाई। मैं इस चैनल पे हूँ, इस वीडियो को बहुत प्रामाणिकता से कह रहा हूँ। 9 वर्षों के किए गए कार्यकाल से 2024 में पुनः हैट्रिक मार के यशस्वी प्रधानमंत्री फिर झंडा फहराएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, सुना मैं पूछे, सुना जी फिर झंडा फहर रहा है, आप हैट्रिक मार रहे हैं। गौरव जी आज तो मतलब आपने प्रवचन सुनवा दिया। अच्छा किया। मुझे लग रहा था देशबंधु भाई दार्शनिक हो गए आज। बहुत आराम से बोलिए। मुझे लग रहा था देशबंधु भाई दार्शनिक हो गए आज। नहीं हो गए जिस तरह से जी। दिक्कत ये बात थी, इन्होंने शब्द तो वाकई बोले लेकिन ये बोलना भूल गए कि फिल इन द ब्लैंक्स हम उसमें फिल कर लेते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री, क्योंकि स्वांतः सुखाय से लेकर, अरे भाई ऐसा तो नहीं फिर छुट्टी पर यूरोप चले जाएंगे चुनाव के समय। देशबंधु भाई, अरे 2024 के चुनाव में ऐसा तो नहीं फिर कोई जरूरत पड़ी तो छुट्टियां मनाना चले भाई। तो क्या दिक्कत है आपको मनाने छुट्टी? आपको दिक्कत है क्या? क्योंकि यात्रा थक जाएंगे तो फिर राजनीतिक विरासत, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कहीं इनका आधार है नहीं। एक सीट थी छोड़ के वायनाड चले गए। और सबसे पहली बात आने वाले 8 वर्षों में चुनाव लड़ पाएंगे ये भी देखना। प्रधानमंत्री जी बनारस आ गए, गुजरात छोड़ के लीजिए आए, लेकिन छोड़ के नहीं गया, बनारस जाके देख लिया, विकसित है। उत्तर प्रदेश का हाल लेने नहीं आए, पीढ़ियां हो गई रायबरेली और अरे कभी वहां भी जाकर ले लीजिए। विरासत में हो गया के लिए और आप यशस्वी लाग रखे हो। अच्छा, विशेषणों को कम करिए, कम हो रहा है विशेषण, इतने बार बार बढ़ के ना पूजा ना करिए। लोकतंत्र में जी रहे हैं हम। अच्छा, जो यशस्वी प्रधानमंत्री आपके हैं, महिलाओं पे एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। लेकिन चुनाव लड़ना है उनको, बस बातें करनी है। देश का अपमान करना है, देश की महिलाओं का अपमान करना है। कल राजस्थान में हुआ, उसके लिए भी बोल दीजिए। बाड़मेर में चुप रहिए, सेंडवा तहसील पे कल जो हुआ, मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। सुधा जी आप पेपर नहीं पढ़ती हैं। एक बार श्रीमान राहुल गांधी ने वक्तव्य नहीं दिया, घटना आप पढ़ लीजिएगा, ट्विटर पे मैं भेज दूंगा आपको। कल बाड़मेर में सेंडवा में जो निंदनीय कार्य हुआ महिलाओं के साथ, वो कोई भूला नहीं है। चलिए सुन लीजिए, दुखती रख पे हाथ जवाब देना चाहिए। मुझे बोलना आता है, लेकिन महिला का सम्मान अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया। चलिए बोलिए। कोई सम्मान नहीं करते आप लोग, कोई सम्मान नहीं करते आप लोग, बोल रहे हैं कोई सम्मान नहीं करते आप लोग। अगर आप सम्मान कर रहे होते तो उस तरह राज्य में राज जल रहा होता। बेटियां निर्वस्त्र होकर घूमना नहीं। राजस्थान के कल बाड़मेर के सेंडवा में जो हुआ वो घटना नहीं मालूम है। मार के उसको निर्वस्त्र करके छोड़ दिया गया और मुख्यमंत्री ने संज्ञान तक नहीं लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सुनिए, सम्मान तो दिख रहा है आपका,
भारतीय जनता पार्टी का सम्मान यहाँ भी दिख रहा है कि एक ठीक है महिला नेत्री बोलना चाहती है, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हो। ये हालात है आपके। गजेंद्र भाई देखिए बताऊं आपसे, इंडिकेटर एक टाइप में मैंने कहा सूचक एक ही तरफ नहीं होता। आप जो है आप राजनीतिक विश्लेषक हो, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बन रहे हैं तो वो बात है। ऐसा है कांग्रेस की नहीं, देखिए यहाँ पर बोलने का मौका किसको दिया गया है, किसको बोलने के लिए कहा गया है, आपको कहा गया है क्या बोलने के लिए? बोलने के लिए कांग्रेस को कहा गया है, बोलने के लिए कांग्रेस को कहा गया है, लेकिन आप जो है लेकर बीच में बोलेंगे, ये क्या तरीका है? तरीका कौन सी है? कौन सा तरीका है? समय का तरीका है, चले समय का अपने बारे में। अगर आप कांग्रेस के आप जब बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, आप जब बोले थे कोई नहीं बोल रहा था। दूसरों को भी समय दीजिए भाई। हो गया, चलिए सुरामा साहब बोलेंगे, सुरामा बात पूरी करिए, फिर रविंद्र भाई की बात देता हूं। बोलिए जसवंत प्लीज। अभी देखिए गौरव जी, मेन मुद्दा ये है कि दूसरों पे आरोप करना छोड़ के किसने क्या किया क्या नहीं किया, इस देश में आज वर्तमान में जो जघन्य चीजें हो रही हैं जी, ऐसी स्थितियां पैदा की गई हैं जानबूझ के राजनीति के लिए। आप सोच के देखिए, अगर बचपन में जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, बिल्कुल, अगर जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसी ही व्यवस्था चलाई होती तो क्या देश में हम विश्वगुरु बनने की बात जो ढकोसला बता रहे हैं कर पाते क्या? इनकी तरह हमने ये देश को रखा होता क्या रह पाते क्या? तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री को, जिनको इस देश के लोगों की चिंता नहीं है, मात्र चुनाव लड़ना है और भोपाल में जाके अपने पार्टी के बूथों के लोगों को संबोधित करना है, लेकिन अगर सदन में लोग कह रहे हैं कि प्लीज बात करिए हमसे उस मुद्दे पे, तो उनके पास समय नहीं है। लेकिन आज बोलने के लिए समय है जब देश को बदनाम करना होता है, जब आतंकवादियों के सर्विस से नाम लेना होता है। तो मैं जानती हूँ कि राहुल गांधी जी जिस जमीन से आए हैं, उनका जन्म लेना उस घर में उनका अपना नहीं था कि उन्होंने कहा हमको जन्म दो, लेकिन राजनीति में जिस तरह जमीन पर उतरकर जमीनी चीजों से जुड़कर वो जनता को समझ रहे हैं, जनता के दुख दर्द को देख रहे हैं। मणिपुर में काम था प्रधानमंत्री जी का, गए राहुल जी, उनको रोकने का भी प्रयास किया गया। तो राहुल जी जानते हैं कि इस देश के नब्ज को कैसे देखना है, जनता क्या सोचती है क्या चाहती है, उसका वो प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको कह दूं गौरव जी, भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश में एक विश्वास जलाया है, इस विश्वास जगाया है जो इस देश को जोड़ के रखेगा, उसके जमीन को, इसकी जनता को और यहाँ के लोगों के विश्वास को। ठीक है। रविंद्र भाई कुछ बोल रहे थे आप? जी आपको टर्न है, बोलिए। ये देशबंधु जी से कहिएगा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहले ही गाइडलाइन आ गई देशबंधु भाई, पहले ही बोल दिया, आपको अल्टीमेटम दे रही है, हस्तक्षेप भी करना हो तो वो भी करके देख ले एक साथ ही फिर हम लोग। जी बोलिए। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी क्या स्थिति है। जी उत्तर प्रदेश की स्थिति बता दें जी। 19 के चुनाव में जी इनको 50% वोट मिला, तब भी हम लोगों ने इनकी 10 सीटें कम कर दिया। बिल्कुल। विधानसभा के चुनाव में 50% से घट के तैयारी करिए। देशबंधु भाई प्लीज, चुप रहा ना, देशबंधु भाई प्लीज चुप रहा, प्लीज आराम से मर्यादा में बोलिए। 50 से घट के 41 पे कर दिया। जी बोलिए। फिर अगले निकाय चुनाव में 41 से घट के 30 पे कर दिया। जी। फिर ये विलय की बात कर रहे थे। जी। इनके सारे बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन सारे नेताओं की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जी। 1977 में आके हाथ जोड़ रहे थे जी आदरणीय चंद्रशेखर जी के सामने कि हमें अपने साथ ले लीजिए, हम अपने पार्टी का विलय कर देंगे। जी। और विलय कर दिया था इन लोगों ने। जी बिल्कुल कर दिया था। भारतीय जनसंघ खत्म हो गई थी। जी। फिर इन लोगों ने एक फर्जी पार्टी बनाई वहां से निकल के। अच्छा। पहले दावा किया कि हम ही जनता पार्टी हैं। जब निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया तो उसके नाम के आगे भारतीय शब्द लगा दिया। जी। उसको भारतीय जनता पार्टी बना दिया। जी। ये दूसरे को सीख देते हैं। ठीक। अब इनकी स्थितियां बता दें। अभी निकाय चुनाव में इनके 25 एमपीओ के यहाँ जी कोई भी सीट नहीं मिली हुई है। लीजिए। तो ये हमको रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जो ये कहते हैं गठबंधन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। जी। पहले अपने आंतरिक मामले बता दें। ये बता दें इनके जो 28 पार्टियां हैं, 38 पार्टियां, अगर देशबंधु जी इसमें से 8 का नाम बता दें जी, मैं प्रवक्ता पद से त्याग पत्र दे दूंगा बिना मोबाइल का सहायता लिए हुए। अभी देने वाले हैं क्या? जी बताओ भाई बताओ। बता पार्टी बता दो। ये पार्टी बता दीजिए। गजेंद्र जी रुक जाइए। जी। आपका भी जवाब दे रहे हैं। आपका जवाब भी दे दीजिए। बोलिए
तो गजेंद्र जी बहुत परेशान है। अच्छा, परेशान कि भारतीय जनता कांग्रेस में सारी पार्टियां मिल जाएंगी। अच्छा, तो ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एक भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है। बहुत सुंदर। हर जगह पैसा लेके आप जो है भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय गजेंद्र जी जनता पार्टी वाला कांग्रेस का है। हस्तक्षेप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी बात। बहुत सुंदर। चुपचाप बैठिए अभी। क्या मतलब? तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रवक्ताओं की श्रेणी में राजनीतिक विश्लेषक भेज रखे हैं पैसा दे दे के। अच्छा, जो जाके लड़ाने का प्रयास करे। और इनको समाजवादी आंदोलन नहीं पता है। अच्छा, समाजवादी आंदोलन 1917 से चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, और पहला चुनाव हम लोग लड़े थे, कांग्रेस के खिलाफ ही लड़े थे। समाजवाद के दो लेकर के लेखक का नाम बता दीजिए तो। आप चुप रहिए, समाजवाद के दो लेखक का नाम बताइए वर्ड भाई। आपके ज्ञान जानू जला, आपका ज्ञान बहुत बड़ा है लेकर समाजवाद में। आप जैसा मूर्ख व्यक्ति समाजवाद जो बहुत कहता है है कि आपके हम पास। उसमें विलय कर लेंगे, आप क्या राजनीतिक विश्लेषक है? आप बताइए भारतीय जनता पार्टी से कितना पैसा लेके आए हुए हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। चलो ठीक है, आप ये बताइए। बता रहा हूँ कितना पैसा लेके आया हूँ। ठीक है, तो बता दीजिएगा कितना पैसा लेके आए हुए हैं। पूछता तो आइएगा, जब आइएगा धमकी देने का प्रयास मत करिए। आइएगा, जो उसका पैसा लिए हुए भारतीय जनता पार्टी का वसूल कर दीजिएगा। ठीक है, आखिरी कमेंट बोलिए जी। फिर उसके बाद में जितने गठबंधन, एक मिनट, जितने गठबंधन हम लोगों ने किए हैं, कांग्रेस के भी साथ किया है, गैर कांग्रेसी दलों के साथ भी किया हुआ है। और हम लोग धोखे लाए हैं। गठबंधन की राजनीति आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने 67 में शुरू की है। बिल्कुल की है। हमने धोखा किसी को नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिससे भी गठबंधन किया है, ठीक, सबको धोखा दिया हुआ है। ठीक है। और हम गठबंधन का धर्म निभाएंगे। ठीक है, प्रकाश यादव जल्दी बोलिए, 30 सेकंड आपके पास। प्रकाश यादव, समय हो गया, गौरव जी 30 सेकंड नहीं, मैं आपको बता दूं, समय हो गया। मैंने बहुत ही आराम से चुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। और मैं बिल्कुल तमीज से बैठा रहा, मैंने कोई बिल्कुल जल्दी बोलिए, समय कम है प्रकाश भाई। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जैसे बोले ना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला का सम्मान करना जानते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जिस महिला को नंग अवस्था में वहां के जो जानवर से गवाह होते हैं, वो एक सूबेदार की जानकारी नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं, आप प्रवक्ता भी नहीं है। फर्जी प्रवक्ता बन के चैनल पे आना छोड़ दीजिए। शब्दों और मस्तिष्क में बहुत फ्रीक्वेंसी का मैच होता है। आपको बोलना नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, आप प्रवक्ता है ही नहीं। आपके पास कोई ऑथराइज प्रवक्ता है ही नहीं। आपके पास शब्दों का चयन, मर्यादा करनी। चले ठीक है, किसी ने किया, सभी का, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, और चर्चा जो थी वो थी भारत जोड़ो यात्रा की सेकंड फेज की चर्चा थी, साइकिल की, और साइकिल की यात्रा की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरह से यहाँ चर्चा हुई, सभी लोगों की अलग अलग राय थी। जहां पर विशेषज्ञ गजेंद्र त्रिपाठी कहना था कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में तमाम पार्टियों को अपने साथ विलय कर लेगी और मजबूत चुनाव लड़ेगी, तो वहीं वो पार्टियों कहना था कि जो पार्टियां हैं वो अपनी राय यहाँ पर अलग से महसूस करेगी और पार्टियां वो काम करेंगी जिसके लिए पार्टी बनी हुई है। सभी पार्टियों की अपनी नीति है, सबकी अपनी आधारशिला है, और सभी पार्टी अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं। और शायद यही स्थापना के बीच में, स्थापित करने की जो जद्दोजहद है, उसी के बीच में तमाम तरह की बातें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं सिर फुटौल। अब यहाँ पर सिर फुटौल कितना होगा, कितना नहीं होगा, यात्राओं से क्या होगा, क्या नहीं होगा, बदलाव होगा कि नहीं होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात स्पष्ट है, जब जब विपक्ष तैयार हुआ है, बदलाव जरूर हुआ है। बदलाव यहाँ पर जनता के मुद्दों पर हो जाए, चाहे जनता की समस्याओं के लिए हो जाए, चाहे सत्ता परिवर्तन के लिए हो जाए, और चाहे सत्ता को विस्थापित करने के लिए हो जाए। चर्चा महत्वपूर्ण है, बदलाव महत्वपूर्ण है, यात्रा महत्वपूर्ण है, पर एक साथ हम भूल जाते हैं कि संघर्ष भी महत्वपूर्ण है। जनता के मुद्दों पर संघर्ष करिए, चलते रहिए और मेहनत करिए, जनता को दिखाइए कि आप विपक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं, तभी जनता जनाधार भी देगी और आपको सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी में बैठाएगी। और उसके लिए किसी यात्रा की और किसी साइकिल यात्रा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। संघर्ष करिए, चलते रहिए। नमस्कार।